हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। बट स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए यूजफुल है जिनको चैप्टर 1 अच्छे से आता है और उनका बहुत ही जल्दी कोई एग्जाम है जिसके लिए वो इस चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं, लेकिन तभी जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, यानी कि जब चार्जेस रेस्ट पे हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है जिस ब्रांच के अंडर, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिलाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए यानी इन स्लाइड्स का पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस अगर आपको क्लास 11 12 के लिए बढ़िया सा स्टडी मटेरियल चाहिए तो मनदीप एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या मनदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चार्ज होता क्या है बच्चों? कोई भी पार्टिकल है उस पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, या वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। राइट? चार्ज इज वन ऑफ द टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चार्ज जो है दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में से एक है। एक प्रॉपर्टी होती है मास और एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा यूनिट चार्ज की कूलम है और डायमेंशन जो है वो चार्ज की A इंटू टी है, यानी एम्पियर इंटू टाइम। चार्ज की तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहली है एडिटिविटी, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, तो अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस है Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप डायरेक्ट उनको ऐड कर दो। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ले लो चार्ज, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ले लो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल है, तो किसी भी बॉडी पे चार्ज अगर बढ़ेगा या घटेगा, यानी अगर पॉजिटिव में बढ़ेगा या नेगेटिव में बढ़ेगा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स में बढ़ेगा। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो n इंटू ई होगा। ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। बॉडीज को चार्ज करने के क्या मेथड है? पहला मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग। अगर आप दो बॉडीज को रब करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। उस हीट एनर्जी को गेन करके उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और जिससे जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करोगे तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव। कैट्स फर और प्लास्टिक रॉड, एबोनाइट और पॉलीथीन, ये मेन एग्जांपल्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, अगर एक बॉडी चार्ज्ड है तो आप एक कंडक्टिंग वायर से उसको दूसरी बॉडी से कनेक्ट कर दोगे तो दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, अगर आप एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेकर आओगे, अगर अनचार्ज्ड बॉडी मेटेलिक है तो अनचार्ज बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो सारे इसकी तरफ आ जाएंगे। तो जो नियर वाला फेस होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जो दूसरी तरफ वाला फेस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कूलम्स लॉ, दो चार्जेस हैं r डिस्टेंस पे, Q1 Q2, तो उनके बीच की जो फोर्स होती है बच्चों वो होती है K Q1 Q2 by r स्क्वायर। K यहां पर एक कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू यहां पर दी हुई है। अगर 1/4 इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट करके वैल्यू निकाली जाए तो दिस कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10⁻⁹ और आपका जो कूलम्स लॉ पूरा बनता है वो ये बनता है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। उसको एप्सिलॉन r या k से डिनोट करते हैं। अगर दो चार्जेस मीडियम में रखे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 by r स्क्वायर उनके बीच की फोर्स हो जाएगी। एयर में उनके बीच की फोर्स ये थी। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो k या ER का एक और फॉर्मूला भी बनता है F/Fm। कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2। मान लो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये वाला चार्ज इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। लेट्स कॉल दिस फोर्स F12, दैट इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड दिस फोर्स इज F21, दैट इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, ये R1 है, ये R2 है, ये और ये वेक्टर सेम ऑर्डर में है, ये उल्टे ऑर्डर में है। तो अगर हम ट्राइंगल लॉ लगाएं इस पे तो ये वाला वेक्टर बनता है R2 माइनस R1। तो ये वाली जो फोर्स होगी F21, ये क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F21। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये रहा वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका
मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आप जानते हो कूलम लॉ से, के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या हो गया इसका मॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि वहां पर अगर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0 और उस Q0 पे फोर्स लगी F, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज F बाय Q0, जिससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है F इक्वल टू Q0 इंटू E। यानी कि किसी भी जगह पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है वहां पर एक चार्ज Q0 रखा हो तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी Q0 इंटू E, और Q0 है टेस्ट चार्ज। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि वहां पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता, तो this Q0 is always positive and it is very small in magnitude। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी किसी भी जगह पर, अगर वहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगी, नहीं तो उल्टी डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की आप यूनिट निकाल लो F बाई Q से, न्यूटन पर कूलम, और डायमेंशन भी निकाल सकते हो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स में भी लगता है, फील्ड में भी लगता है, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आपको एक जगह पर फील्ड निकालनी हो तो जितने भी चार्जेस उसके आसपास हैं सबकी वहां पर फील्ड निकाल के आपने उन सबका रिजल्टेंट निकालना है, यानी वेक्टर सम लेना है। ठीक, यहां पे हमारे पास एक चार्ज है Q, हमने इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो लेट अस से यहां पर एक चार्ज रखा है Q0, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 बाय R स्क्वायर, और E होता है F बाय Q0। तो अगर मैं यहां पे Q0 रख दूं तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला to find electric field at a distance r due to a charge q। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, स्ट्रेट या कर्व्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सच दैट अगर हम उस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। किसी भी जगह पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको यह सोचना होगा कि वहां पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता। फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है, आप इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप ये सोचो यहां एक पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता, इससे दूर जाता, इधर दूर जाता, इधर दूर जाता, इधर दूर जाता। तो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज की हो गई। दो पॉजिटिव चार्ज रखे हो तो ये उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ये है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Electric field lines start from positive charge and end at negative charge. If there is a single charge, they may start and end at infinity. In a charge-free region, electric field lines can be taken to be continuous curves without any breaks. Electric field lines continuous curves हैं जिनमें ब्रेक नहीं हो सकते। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क्रॉस कर सकती तो वहां पे हम एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो टेंजेंट ड्रॉ करते। इसका मतलब है वहां पे दो डायरेक्शंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप्स नहीं बनाती क्योंकि पॉजिटिव से शुरू होती है नेगेटिव पे खत्म होती है। क्लोज लूप बनाने का मतलब है जहां पॉजिटिव है वहीं वापस आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी वहीं नेगेटिव चार्ज है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। और इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पास पास हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, दूर दूर हो तो वीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बच्चों? एक ऐसी अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल जहां पर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड हैं बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और उस स्मॉल डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2a से, क्योंकि हमें डेरिवेशन में यह चीज काम आती है। इसके लिए हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं Q इंटू आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जिसकी ऐसा यूनिट हो गई कूलम मीटर। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हो गई नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल पे। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। हमने यहाँ पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी इस तरफ, बट इसकी ज्यादा होगी इसकी कम होगी क्योंकि ये पास है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस a स्क्वायर इसकी हो गई। ये डिस्टेंस a है, ये पूरा r है, तो ये r माइनस है, ये r प्लस है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस a स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस a स्क्वायर। उसमें से माइनस कर दो इस वाली में से ये वाली। सो ये हमने माइनस कर दी, एलसीएम लिया, जो कट रहा था उसको काट दिया, और ये फाइनल हमारा एक्सप्रेशन बन गया। इक्वेटोरियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो अगर सेंटर से r डिस्टेंस पर, तो पॉजिटिव चार्ज की इधर, नेगेटिव चार्ज की इधर, उनकी हमने ये डिस्टेंस a है, ये r है, ये √a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लेके इसका वैल्यू निकाल लिया, इसका वैल्यू निकाल लिया, इसका इधर एक कंपोनेंट निकाल लिया। क्योंकि ये दोनों लेंथ्स बराबर है तो दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, थीटा थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका आपने इधर कंपोनेंट निकाल लिया e cos थीटा, इसका भी इधर निकाल लिया, और इधर भी निकाल लिया इसका, और इधर भी निकाल लिया। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कट गए, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। So
2 दोनों सेम है तो ट्वाइस ई प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। ई की वैल्यू डाल दी, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेके डाल दिया ट्राइंगल से, तो आपको सॉल्व करके इसका भी फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट्स आपको लर्न करने हैं। बहुत अच्छा वीडियो है मेरा फॉर्मूले पे, उसको आप जाकर देख सकते हो क्विक फॉर्मूला रिवीजन के लिए। अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर टॉर्क लगता है। क्यों लगता है? ये हमारा नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस क्यू वाले पे इधर फोर्स लगेगी क्यू ई, माइनस क्यू वाले पे इधर लगेगी माइनस क्यू ई, तो ये एक इधर एक इधर, तो ये ऐसे इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क होता है आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, QE into distance between the forces is 2a because this angle is theta, 2a sin theta because this angle is theta and this is 2a, तो ये परपेंडिकुलर हुआ 2a sin theta। तो टॉर्क हो गया आपका QE into 2a sin theta, Q into 2a यानी P, तो टॉर्क हो गया PE sin theta, टॉर्क वेक्टर P वेक्टर E वेक्टर, तो टॉर्क हो गया P क्रॉस E। स्पेशल केसेस अगर एंगल 0 डिग्री हो तो टॉर्क हो जाएगा 0। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस कंडीशन से अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो डाइपोल वापस अपनी जगह पर आ जाता है। थीटा 180 डिग्री हो, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, बट इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि 180 डिग्री की कंडीशन से अगर आप उसको अपनी जगह से हिलाओगे तो वो अपनी जगह पर वापस नहीं आएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो टॉर्क होता है मैक्सिमम यानी P इंटू ई। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उधर फोर्स QE और इधर फोर्स QE, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि वहां फील्ड अलग यहाँ फील्ड अलग, तो वहां फोर्स QE1 यहाँ फोर्स QE2, नेट फोर्स भी नॉन जीरो होगी, नेट फील्ड भी नॉन जीरो होगी, नेट टॉर्क भी नॉन जीरो होगा, सॉरी। ऐसे केस में डाइपोल ऑसिलेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी होगा यानी आगे भी बढ़ेगा। एरिया वेक्टर, यहां पे हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है एन कैप, ठीक है, और इसका एरिया ए है, तो एरिया वेक्टर होता है ए इंटू एन कैप, यानी एरिया वेक्टर जो है वो एक ऐसा वेक्टर है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। अब वो परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, यानी एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दोनों में से किसी भी तरफ। अगर एरिया 2D हो, अगर एरिया 3D हो तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड लेना आपको परपेंडिकुलर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा, किसी भी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज EA cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड A। इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो गई, वहां से आप निकाल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक और फॉर्मूला है। गॉस लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी शेप का सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज पड़ा है Q कहीं पर भी, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होता है वो होता है Q एनक्लोज्ड, अंदर वाला चार्ज, यानी ये जो सरफेस के अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस। यानी कि फ्लक्स और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करता है। चार्ज जो है वो अगर बाहर हो तो आपको फ्लक्स में इंक्लूड नहीं करना है, और अगर सरफेस की कुछ भी शेप या साइज हो, अगर उसके अंदर चार्ज Q है तो उसके थ्रू फ्लक्स होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहां पे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उनको देख लें। द टर्म Q इन द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ इंडिकेट्स द सम ऑफ ऑल द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। वो जो Q आ रहा है इसमें मतलब जितने भी टोटल चार्ज है, अगर एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं सबको ऐड करके Q बाय एप्सिलॉन नॉट आपने करना है। लेकिन किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर और बाहर दोनों चार्जेस पे डिपेंड करती है, अंदर वाले पे भी और बाहर वाले पे भी, लेकिन फ्लक्स डिपेंड करता है सिर्फ अंदर वाले पे, ठीक है। तो यही सब यहां पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ की। पहली एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। यहां पे आपके पास एक चार्ज है Q, आपने इसके अराउंड एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया, फिर आपने उस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एरिया dA लिया जिसका एरिया वेक्टर हुआ ऐसे बाहर की तरफ। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे हुई बाहर की तरफ, DA और E के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। अगर आप ये DA कहीं पर भी लेते हो पूरे सरफेस पे तो हर जगह DA और E के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। तो अगर आप DA और E को इंटीग्रेट कर दो प्रोडक्ट को, तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा, और वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा बाय गॉस लॉ, और E और DA के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो E DA cos 0 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E बाहर आ गया क्योंकि जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है वो Q से बराबर डिस्टेंस पर है हर पॉइंट उसका, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, बाहर आ गई DA टोटल सरफेस एरिया, DA का इंटीग्रल टोटल सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का जो 4 पाई r स्क्वायर होता है, ये इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब मान लो एक छोटा सा चार्ज Q नॉट इस सरफेस पे रखा है, तो उस पे फोर्स लगेगी Q नॉट इंटू E, तो Q नॉट इंटू E जब आप करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर विच इज कूलम्स लॉ। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड कंडक्टर की। यहां पे हमारे पास एक लंबा चार्ज कंडक्टर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पता नहीं कहां से शुरू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है।
हमने इसके छोटे से पार्ट L लेंथ के पार्ट के लिए एक गॉसियन सरफेस ले लिया सिलेंड्रिकल शेप का। इस गॉसियन सरफेस के फ्लैट सरफेसेस पे जितने भी एरियाज हैं वो इस तरफ होगा उनका एरिया वेक्टर, इनका एरिया वेक्टर उस तरफ होगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी। तो फ्लैट सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा, और कर्व सरफेस पे हर जगह डीए और ई के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। तो इंटीग्रल ई डॉट डी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई डी कॉस 0 इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई बाहर आ गया, क्योंकि इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट इस लाइन से बराबर डिस्टेंस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगी। डीए का इंटीग्रल हो गया 2 पाई आर एल, जो कि होगा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, और अगर आप इसको इधर ले जाओ क्यू बाय एल की जगह आप लैम्डा लिख दो, विच इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो यू विल गेट ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और इसका ग्राफ भी देख लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई और आर के बीच का अगर आप ग्राफ बनाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाते हो, तो शेप आएगी ऐसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल, यहां पे आपके पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल है कैपिटल आर रेडियस की, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वहां पे आपने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया जो पूरी शेल को इनक्लोज कर रहा है। यहां पे आपने एक छोटा सा एरिया डीए लिया, डीए और ई की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि एक चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। डीए और ई के बीच में एंगल 0 डिग्री हर जगह पर। तो अगर आप गॉस लॉ लगा दो, ई डीए का इंटीग्रल इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज, जो कि इस पूरे शेल का चार्ज होगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको टोटल फ्लक्स लिख देना है ई डीए कॉस 0 ई इंटू डीए, डीए का इंटीग्रल लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, और फ्लक्स इस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर को क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वेट कर दिया आपने। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। इसका मतलब है कि जितना भी चार्ज आप स्फेरिकल शेल को देते हो वो उसके सरफेस पर रहता है, बट वो बिहेव ऐसे करता है जैसे उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे सरफेस पे उस स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी जगह पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 0, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो ये सारी चीजें अगर आप दिमाग में रख के एक ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको वो ग्राफ मिलेगा ऐसा। आर डिस्टेंस तक, यानी कि इसके सरफेस तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी मैक्सिमम, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, धीरे धीरे घटेगी सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक। यहां पे आपके पास एक चार्ज प्लेन शीट है, चौथी एप्लीकेशन गॉस लॉ की। यहां पे आपके पास एक चार्ज प्लेन शीट है, पॉजिटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज। आपने इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस इमेजिन करें जो इसको ऐसे चीरता हुआ जा रहा है, और यहां पर मान लो इतना जो एरिया है जो इसके थ्रू पास हो रहा है, ये एरिया हमने ले लिया डीए, और इसने जो चार्ज एनक्लोज किया है वो हमने ले लिया डीक्यू। अब ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी। तो ये जो इसका जो फ्लैट पार्ट है इसके लिए डीए और ई के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री, बट कर्व्ड पार्ट के लिए डीए और ई का एंगल होगा 90 डिग्री। सो देयर विल बी नो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट, सिर्फ फ्लैट पार्ट से फ्लक्स होगा। तो इसका और इसका दोनों का फ्लक्स आप ऐड कर दो, 2EDA इक्वल टू DQ बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहां पे हमने लगाया है विच इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। DQ हो जाएगा सिग्मा इंटू डीए, यहां DQ की जगह सिग्मा इंटू डीए रखा, डीए से डीए कट गया, E इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती। तो अगर हम R और E का ग्राफ बना लें तो हमको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे इसलिए नहीं डिपेंड करती क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो यूनिफॉर्म हैं, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल हैं, तो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब इस गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमने जो गॉसियन सरफेस चूज किया है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको जरा ध्यान से समझ लें। It should be closed surface so that clear distinction can be made between points that are inside the surface, on the surface and outside the surface। ये एक क्लोज सरफेस होना चाहिए ताकि क्लियरली पता लगे कौन से चार्जेस अंदर हैं, कौन से बाहर हैं, कौन से सरफेस पर हैं। ये सरफेस जो है वो वहां से जरूर पास होना चाहिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गॉसियन सरफेस पे हर जगह सेम होनी चाहिए। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। सरफेस की जो शेप है वो जो हमारा सोर्स है उसकी शेप के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होनी चाहिए। ये सरफेस किसी भी चार्ज के थ्रू पास नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे पिछले केस में थी, यानी कि एक शीट, तो ये सरफेस चार्ज के उस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पास हो सकता है जैसे सिलेंडर हमारा शीट के थ्रू पास हुआ था। तो ये पूरा एनसीईआरटी मैंने आपके लिए रिवाइज करा दिया बहुत अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।